हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू हेज अ साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 8 का 13 चैप्टर साउंड कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने साउंड के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था कि साउंड को एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। साउंड होती क्या है, कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशंस क्या होती हैं, इस सब के बारे में हमने पढ़ लिया। तो आज हम अपने ईयर के बारे में स्टडी करते हैं। वी हेयर साउंड थ्रू आर ईयर्स। हम अपने साउंड जो है ईयर के द्वारा सुनते हैं। द शेप ऑफ आउटर ईयर ऑफ ए पार्ट इज लाइक अ फनल। जो हमारे आउटर ईयर की शेप होती है एक फनल की तरह होती है। जब इसमें साउंड एंटर होती है वो कैनल से मूव करती हुई कहाँ पर पहुँच जाती है, ईयर ड्रम में पहुँच जाती है। इट परफॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड अ टिन कैन मॉडल ऑफ ईयर ड्रम। अब इन्होंने क्या कहा है, टेक अ प्लास्टिक और टिन कैन, एक कैन लिया, कट इट्स एंड स्ट्रेच अ पीस ऑफ रबर बैलून अक्रॉस वन एंड। एक जगह पर उन्होंने एक रबर बैलून लगा दिया। Put 4 or 5 grains of dry cereal on the stretched rubber. इस stretched rubber के ऊपर उसने 4 to 5 grains डाले. Now ask your friend to speak हुर्रे. जब हम उसके अंदर से हुर्रे बोलेंगे तो हम देखेंगे वो ग्रेन जो है अंदर से जंप करना शुरू कर देते हैं, यानी कि साउंड की वजह से अंदर भी एक मीडियम आ गया और वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करने लग गया। द ईयर ड्रम इज़ लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट। एक जो ईयर ड्रम है वो स्ट्रेच रबर शीट की तरह होता है। साउंड वाइब्रेशंस द ईयर ड्रम वाइब्रेट। साउंड वाइब्रेशन क्या करती हैं, ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती हैं। द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशंस टू द इनर ईयर। अब जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेशन सेंड करता है अंदर वाले पार्ट में। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन। अंदर से कहाँ जाते हैं, जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर जो है इन्होंने ईयर ड्रम को शो किया गया है, ठीक है। जहाँ से हम सुनते हैं उसके बाद वो ईयर ड्रम के पास पहुँचती है, उसके बाद अंदर का प्रोसेस होता है और सारी की सारी साउंड क्या होती है, हमारे ब्रेन तक चली जाती है, जिससे हमें पता लगता है हम क्या सुन रहे हैं। इसके बाद आते हैं एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एक हाइट की तरह होता है। वी हैव लर्न दैट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशंस। हमें पता है आगे पीछे या साइड में मोशन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो क्या होती है, वाइब्रेशंस। दिस मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी। हम इससे क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन अर्लियर क्लासेज अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन। हम मेनली 6th क्लास में ही पढ़ते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन होता क्या है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। एक सेकेंड के अंदर कितने ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट को हम उससे भी करते हैं, जो बॉब ऑफ पेंडुलम होता है हमारी वॉचेस में लगा होता है, वॉल वॉचेस होते हैं, तो उसके अंदर एक बॉब जो है वैसे मूव करता रहता है, उसे भी हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। मतलब यहाँ पर अगर वो सेंटर में है, इधर जाएगा इधर आएगा, फिर वापस से आके जब वो अपनी मेन पोजीशन पर वापस आएगा, उसे हम वन ऑसिलेशन कहते हैं। तो एक सेकेंड के अंदर कितने ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, ठीक है। और इसे एच डैश से डिनोट करते हैं। एक फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज़ 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। अगर हम 1 फ्रीक्वेंसी की बात करें तो मतलब 1 हर्ट्ज की बात कर रहे हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, वट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी। यू कैन रिकग्नाइज मैनी फैमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिंग दैम। हम कभी कभी पहचान जाते हैं कि ये उस चीज़ की आवाज़ है, हालांकि हमने किसी चीज़ को देखा भी नहीं होता है। मतलब हर ऑर्गेनिज्म, हर एक थिंग की अलग अलग वॉइस होती है। दीज साउंड्स मस्ट बी डिफरेंट to enable you to recognize them. Have you ever thought what factors make them different? क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो अलग होती हैं। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। किसी भी साउंड की दो प्रॉपर्टीज हो सकती है। फ्रीक्वेंसी यानी कि एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हुए हैं, एम्पलीट्यूड क्या होती है, उसकी हाइट होती है। द लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि कितनी ज़ोर की आवाज़ आएगी, कितनी लाउड आएगी आवाज़, वो उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, जिस तरह से एक वाइब्रेशन जा रही है, इसकी जो हाइट होगी मेन पोजीशन से, वो इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड। अब सपोज यहाँ पे एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना रखी है, इसकी जो हाइट है वो क्या है, इसका एम्पलीट्यूड। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, लाउड साउंड प्रोड्यूस इज लाउड। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, साउंड जो होगी, लाउडनेस क्या होगी, वो कम होगी। एक और लाइन है कि लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। लाउडनेस प्रोपोर्शनल तो है ही है एम्पलीट्यूड के, लेकिन किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या डिटरमाइन करती है, श्रिलनेस, यानी कि बारीक कितनी है हमारी आवाज़, उसके बारे में वो पता लगाती है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज़ हायर देन साउंड इज श्रिलर। हमारी जो फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है, मतलब एक सेकेंड में ज़्यादा से ज़्यादा ऑसिलेशन हो रही है, मतलब हमारी आवाज़ उतनी ही ज़्यादा पिच वाली होगी, उतनी ही ज़्यादा बारीक होगी। इफ़ द फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन इज लोअर, तो हमारी पिच या जो श्रिलनेस है वो कम होगी। फॉर एग्जाम्पल अ ड्रम वाइब्रेट्स विद लो फ्रीक्वेंसी। एक ड्रम की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो लो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब एक सेकेंड में ज़्यादा ऑसिलेशंस नहीं होते। देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस अ लो पिच साउंड, यानी कि उसकी लो पिच होती है, यानी कि वो इतनी ज़्यादा बारीक नहीं होती ड्रम की आवाज़। लेकिन जब एक विसल हम साउंड करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी कि उसकी हायर पिच भी है, पिच ज़्यादा, तो यानी कि वो बारीकी से आवाज़ देती है। फाइन।
इसके बाद आता है हमारा ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। हमें एक वाइब्रेशन की ज़रूरत होती है ताकि हम साउंड प्रोड्यूस कर सकें। द फैक्ट इज दैट साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर। अगर किसी साउंड की जो वाइब्रेशन है मतलब फ्रिक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से कम है, यानी कि वो एक सेकेंड में 20 वाइब्रेशन से भी कम वाइब्रेट कर रही है, तो हमारी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एक सेकेंड में कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं, कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं। लेकिन अगर वो एक सेकेंड में 20 वाइब्रेशन से भी कम है तो वो हमारा ईयर जो है डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसको हम बोलते हैं इनऑडिबल। ऑडिबल वर्ड किसके लिए होता है, जिसे हम सुन सकते हैं, लेकिन अगर 20 हर्ट्ज से कम होगी उसकी फ्रिक्वेंसी तो हम उसे सुन नहीं सकेंगे और उसे बोलते हैं इनऑडिबल साउंड्स। ऑन द अदर साइड, साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसी हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड आर नॉट ऑडिबल। अब जो 20 हर्ट्ज है उससे कम वाले भी नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाले भी हम नहीं सुन सकते, यानी कि हम जो सुनना होगा वो उसके लिए कितनी चाहिए, 20 से लेके 20,000 के बीच में हमें फ्रिक्वेंसी चाहिए। 20 हर्ट्ज से कम होगी तो भी नहीं सुन पाएंगे और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी तो भी हम नहीं सुन पाएंगे। सो ह्यूमन ईयर की रेंज क्या होती है, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। स्ट्रिंग ऑफ ए सितार ऑल्सो गिव्स आउट अ म्यूजिकल साउंड। स्ट्रिंग होती है सितार की, वो भी एक म्यूजिकल साउंड देते हैं। अगर म्यूजिकल साउंड बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो भी अच्छी नहीं लगती है। तो एक जो पर्टिकुलर रेंज की साउंड होती है जो हमें अच्छी लगती है सुनने में। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, जब अनडिज़ायरेबल साउंड्स हमारे आसपास प्रोड्यूस हो जाती हैं। प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेज एंड पार्टिकल्स इन एयर्स का एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है, जब अनडिज़ायरेबल या अनवांटेड पार्टिकल्स हमारे एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। सो इसी तरह से एक जो अनवांटेड साउंड अगर हमारे एनवायरनमेंट में आ जाए तो उसे हम बोलते हैं नॉइज़ का पोल्यूशन हो रहा है। मेजर कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन है साउंड्स ऑफ व्हीकल्स। ये व्हीकल्स की साउंड्स होती है, एक्सप्लोजन्स होते हैं, पटाखे जलाते हैं, मशीनों की आवाज़, कंस्ट्रक्शन वर्क, लाउड स्पीकर की आवाज़, ये सब क्या होती है, नॉइज़ पोल्यूशन के अंडर आते हैं। अगर टीवी वगैरह का जो वॉल्यूम है हाई है, किचन में कुछ अप्लायंस यूज़ किया जा रहा है, कूलर की आवाज़ें आने लग जाती है, पंखे की आवाज़ आती है, तो ये सब क्या होती है, अनडिज़ायरेबल होती हैं। इसे हम बोलते हैं नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है। वट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। अब इस नॉइज़ पोल्यूशन से नुकसान क्या हो जाते हैं। डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइस इन द सराउंडिंग्स मे कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इससे हमें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से अब देखो ज़्यादा आवाज़ होगी, हमें नींद भी कम आएगी, या फिर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, घबराहट होने लग जाती है, या कुछ ना कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सब नॉइज़ पोल्यूशन के ही हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। अ पर्सन हु इज एक्सपोज टू लाउड साउंड कंटिन्यूसली मेक इट टेम्परेरी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। अगर कोई बंदा सारा दिन ज़्यादा साउंड में रहता है, सारा दिन हम हाई साउंड पे म्यूज़िक सुनते हैं, तो उससे हमारी आइज़ ईयर्स में प्रॉब्लम भी हो सकती है और कभी कभी हमारा हियरिंग लॉस भी हो सकता है, हम सुन भी नहीं सकते हैं। मेजर्स टू लिमिट नॉइज़ पोल्यूशन। टू कंट्रोल नॉइज़। अब नॉइज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हमें नॉइज़ के सोर्सेज को कम करना होगा। हाउ कैन दिस बी अचीव्ड। फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइसेज मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन द एयरक्राफ्ट इंजन्स के अंदर ऐसे ऐसे डिवाइसेज हों जिसमें से ज़्यादा आवाज़ ना प्रोड्यूस हो। व्हीकल्स के अंदर हम ऐसे हॉर्न लगा सकते हैं जिसकी ज़्यादा आवाज़ ना हो, या हम उसे टाइम टू टाइम यूज़ करें। हाउ कैन द नॉइज़ पोल्यूशन बी कंट्रोल इन रेजिडेंटल एरिया। ऑल नॉइसी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम रेजिडेंटल एरिया। अगर कोई भी चीज़ साउंड प्रोड्यूस कर रही है हमें उसे घर से दूर रखना चाहिए। नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम सच एरियाज। अब कुछ इंडस्ट्रीज़ में सारा दिन नॉइज़ वाला काम चलता है तो उसे घर के पास नहीं एस्टेब्लिश करना चाहिए। ठीक है, ये कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हम नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज। अब हॉर्न्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, व्हीकल्स में करते हैं, उसे कम से कम यूज़ करें। टीवी और म्यूज़िक सिस्टम को हम कम वॉल्यूम पे यूज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लांट्स को ग्रो करें, ट्रीज़ को ग्रो करें रोड्स के अराउंड और बिल्डिंग एंड ऑल अराउंड बिल्डिंग्स टू कट डाउन ऑन द साउंड रीचिंग द रेजिडेंट। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो साउंड जो है उसको मीडियम नहीं मिलेगा चलने का, वो हमारे घरों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इस तरह से हम अपने साउंड पोल्यूशन या नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।